मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि विनोद पदरज की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है पिता। बुढ़ापा अपने आप में बीमारी होता है। फिर पिता तो बीमार रहने भी लगे थे, और एक बात जाने कैसे बैठ गई थी उनके दिमाग में कि घर में कोई भी चीज बंद हो जाएगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। विशेषकर घड़ी, जो उनके बिस्तर के ठीक सामने दीवार पर टंगी थी। कई बार उन्होंने मुझसे कहा, देख शायद टीवी नहीं चल रहा, हमारे कमरे के टेप में कुछ गड़बड़ हो गई है लगता है, घड़ी के सेल बदल दे, चल नहीं रही है। जबकि टीवी बिल्कुल ठीक था, टेप दुरुस्त और घड़ी सही समय बताती हुई। जिसका सेल मैं हर महीने बदल देता था उनकी तसल्ली के लिए। जिस दिन वो गुजरे, उन्होंने मां को जगाया तीसरे पहर रात में, कहा, देखो घड़ी बंद हो गई लगता है। मां ने कहा, चल तो रही है, सो जाओ। पिता ने 2-3 बार यही कहा। मां ने यही जवाब दिया हर बार, और सो गई। सुबह पिता नहीं उठे, घड़ी में 3 बज रहे थे। और अब सुनिए विनोद पदरज की एक और कविता। कविता का शीर्षक है जगह। बहुत सी जगह हैं जहां मैं नहीं रहा, जिन्हें मैं याद करता हूं। जैसे एक छोटा शहर है गंगापुर, जहां मैं कभी नहीं रहा। मां से बात करते वक्त नानी कई बार कहती थी, तेरे पापा जब गंगापुर थे तब तू पैदा हुई थी। एक बंगाली डॉक्टरनी थी उस समय रेलवे अस्पताल में, बड़ी अच्छी थी, सांवली सी। तुझे तो कहां से याद होगा, तू 3 साल की थी तभी वहां से रतलाम बदली हो गई थी। फिर वो रतलाम की बातें करने लगती, जहां की बातें मां को भी याद थी। अब ये सामान्य सी बात है, मैं तो कभी नहीं रहा गंगापुर या रतलाम, मेरी तो कोई स्मृति नहीं वहां की। पर गंगापुर से साल में एक आध बार गुजरना होता है। जब जब वहां से गुजरता हूं, उस जगह को आंख भर भर देखता हूं। कल्पना में नाना के क्वार्टर को देखता हूं, युवा नाना को, रेलवे अस्पताल को, सद्दीजात मां को, और उस डॉक्टरनी को जो बड़ी अच्छी थी, सांवली थी। अगर कोई परिचित साथ में होता तो बिना प्रसंग उससे कहता हूं, मेरे नाना यहां रेलवे में थे, मेरी मां का जन्म यहीं का है। मेरे नाना यहां रेलवे में थे, मेरी मां का जन्म यहीं का है। और अब सुनिए विनोद पदरज की एक और कविता। कविता का शीर्षक है गिद्ध। आज मैंने एक गिद्ध देखा। बहुत सालों से नहीं देखा था किसी गिद्ध को। सब कहते थे विलुप्त हो गए वो धरती से। ऐसे में मैंने गिद्ध देखा, बहुत थका हुआ।
कहीं से सुंदर नहीं था, वो पहले की तरह ही। ऊंट की सी गर्दन, हाथी के कानों जैसे डैने, कर्कश आवाज, मटर के दाने जैसी आंखें, मगर गुच्ची, नुकीली, तीक्ष्ण, आगे की ओर मुड़ी हुई चोंच और खुदरे पांव, फिर भी समानुपातिक, कुछ भी अजीब नहीं। यह देखकर मुझे लहूलुहान जटायु याद आया, झुलसा हुआ संपाति। फिर अप्रतिम उड़ान याद आई, अनवरत उद्यम, तीव्र भेदक दृष्टि, दृढ़ संकल्प, जैसे मेरे सामने ही उड़ता हुआ वह सूर्य तक चला जाएगा। मैंने देखा, धरती उसे देखकर बहुत खुश थी, बहुत लाड़ से देखती थी उसे, वत्सल निगाहों से। उसकी आंखें चमक रही थीं, जिसमें लुप्त ग्लेशियर झलक रहे थे। निष्प्राण पैसुनिया कल कल बह रही थी निर्मल। छत विक्षत जर्जर पर्वत साबुत लहराते थे हरे भरे। स्वच्छ हवा बह रही थी पारदर्शी। धुली हुई धोती सा तना हुआ था आसमान। उसके खेत उर्वर हो उठे थे। धुली हुई धोती सा तना हुआ था आसमान। उसके खेत उर्वर हो उठे थे। और अब सुनिए विनोद भद्रज की एक और कविता। कविता का शीर्षक है संदीप। वो अपनी मां के साथ हमारे यहां आता है, तिरछी टोपी लगाए, हाथ में लग्गा लिए। उसकी मां गूंगी बहरी है, पक्के रंग की, पर चेहरे पर पानी है। वो हमारे ऑफिस में और पुलिस चौकी में झाड़ू पोछा करती है, शौचालय चमकाती है। जितनी देर वो काम करती है, संदीप लग्गे से पीपल के पत्ते तोड़ता है बकरियों के लिए। मैं उससे पूछता हूं, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? वो सिर झुकाकर कहता है, वहां मेरे साथ कोई नहीं खेलता, कोई नहीं बैठाता। मैं तो अपने भाइयों के साथ मच्छी पकड़ने जाता हूं, क्रिकेट खेलता हूं। मैं पूछता हूं, तेरे पिताजी कहां हैं? वो कहता है, जयपुर में गटर साफ करते हैं। एक बार तो मरते मरते बचे हैं गैस से। वो यहां नहीं आते क्या? आते हैं, महीने में 2 महीने में। दिन रात दारू पीते हैं और मां को मारते हैं। बढ़िया हो, वो आए ही नहीं यहां। मैं उसे तकलीफ से देखता हूं। 11-12 साल का लड़का, वो सांवला चंचल, मचलकर मुझसे कहता हुआ, अंकल जी मेरी एक फोटो खींचो ना। और अब सुनिए विनोद भद्रज की एक और कविता। कविता का शीर्षक है आधुनिक बाजार। मारने की बहुत सी विधियां हैं, पर सबसे उन्नत, नफीस, दर्द रहित विधि आधुनिक बाजार है। कातिल मुस्कुराता है इस कदर सम्मोहक ढंग से कि आदमी स्वयं प्रस्तुत हो जाता है सहर्ष, और मारे जाने के बाद उसकी आत्मा उपकृत महसूस करती है। बाजार इतना लुभावना है कि कतार में खड़े रहते हैं लोग, और उन्हें पिछड़ने का भय निरंतर सताता रहता है। इसमें वो युवक भी हैं, मणिहारों के, रंगरेजों के, जुलाहों के, बुनकरों के, सुनारों के, ठठेरों के।
कुम्हारों के, कारीगरों के, कागजियों के, गंधियों के, जिनकी वीरान बस्तियों में शोक बरसता है। लकदक श्रृंगार से पहले बाजार ने जिन्हें भग लिया था। और अब सुनिए विनोद पत्रस की एक और कविता। कविता का शीर्षक है घर। पति के दफ्तर जाने के बाद लगभग 9:30 बजे देखता हूं मैं उस स्त्री को छत पर कपड़े सुखाते हुए। पुराने काट की धोती, ब्लाउज और लहंगे 4-5, कभी कभी इससे भी ज्यादा। कभी कभी उसके अल्पवयस बेटे बेटी भी नीचे से कपड़ों को लेकर छत पर आते हैं, मां का हाथ बटाते हैं। इन कपड़ों को देखकर मैं जानता हूं कि घर में कोई और स्त्री भी है जिसे मैंने नहीं देखा। शायद सास है उसकी, जो अतिशय वृद्ध है और अशक्त और बीमार भी, जो रात में 3-4 बार कपड़े खराब करती है, जिन्हें दोनों पति पत्नी बदलवाते हैं, या बहू अकेली ही। मैं उस कपड़े सुखाती स्त्री को कभी चिड़चिड़ाते, बड़बड़ाते, खिन्न मन भ्रिकुटी चढ़ाए, हैरान परेशान मैंने कभी नहीं देखा। सदैव खुश और प्रसन्न देखा। और उसके घर से कटाकट आवाजें भी नहीं सुनी कभी। मैंने उस वृद्धा को नहीं देखा जो कल्पना में लगता है खाट पर लेटी एक जर्जर काया हाथ उठाकर बहू को आशीर्वाद दे रही है। और अब सुनिए विनोद पत्रच की एक और कविता। शीर्षक है कऊ। अकेले कब तक ताप सकता है आदमी? अकेले कब तक ताप सकता है आदमी? इधर उधर से घास फूस, खेई, फरड़े इकट्ठा करके आग जलाता है और बैठा रहता है तापता हुआ। पर किसी को नहीं आता देख, जल्दी ही उठ जाता है पछेवड़ा संभालते हुए और घर चला जाता है। दरअसल तापना सामूहिक क्रिया है। करोड़ों वर्ष पहले जब चिंगियां फूटी होंगी पत्थरों से और कोई शुष्क पात जल उठा होगा, उस समय पत्ते इकट्ठा करके जलाए होंगे आदमी ने। पर खाना पकाने की थोड़ी सोची होगी। कठिन क्रूर शीत में सबने मिलकर तापा होगा। अंधेरे में चमकती सबकी शक्लें देखकर कितना खुश हुआ होगा, नाचे गाए होंगे लोग। खाना तो बहुत बाद में पकाया होगा। तब से अब तक तापने का सिलसिला चला आता है। जैसे ही कोई आग लहकाता है, घर से निकलकर पहले एक आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर कऊ के चारों ठसाठस। फिर पछेवड़े उतरते हैं, पैर फैलाए जाते हैं, बातें चलती हैं, बीड़ियां सुलगती हैं। कोई धक्का देता है किसी को, सरक पहलिया सरक, ठहर दे बैठने को। फिर हंसी ठट्टा थोड़ी देर कि अचानक कोई गीत उठता है। फिर हंसी ठट्टा थोड़ी देर कि अचानक कोई गीत उठाता है। संवेद स्वर अंधेरे में दूर दूर तक फैल जाता है। कऊ बंद पड़ने से पहले कोई उठता है। थोड़ी खोई, थोड़े फरड़े और लाता है, फिर से लहकाता है। जब काफी देर हो जाती है, आंखें बोझिल होने लगती हैं। पहले एक उठता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर सब घरों को चले जाते हैं। कऊ
मंद पड़ जाती है। जिसके पास नन्नूरी कुतिया अपने पिल्लो संग आकर सो जाती है, जिसके पास नन्नूरी कुतिया अपने पिल्लो संग आकर सो जाती है। और अब सुनिए विनोद भद्रज की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मैं एक आदमी को याद करता हूं। मैं एक आदमी को याद करता हूं, वो कुएं पर मड़ैया में रहता, वहीं नहाता धोता खाना कलेवा करता, वहीं सोता 40 साल से। सुबह गांव में आता, बैलों को नोहर से खोलकर खेतों पर ले जाता, कोई उसके लिए कलेवा ले जाता, कोई दोपहर का खाना। दिन भर वो काम करता, खेतों में खटता, शाम को बैलों को लिए लौटता, उनकी सानी पानी करता, फिर चौतरे पर बैठ ब्यालू करता और फिर वापस रवाना हो जाता। बहुत कम बोलता था वो, केवल काम की बातें क्रियापद से भरी। एक जोड़ा धोती, 2 कमीजें, एक जोड़ी जूतियां, एक गमछा, यही चाहिए था उसे। घर में जो भी बनता प्रसन्नता से ग्रहण करता, कभी कोई शिकायत नहीं। जीवन के आखिर में जरूर पौर में अर्धचेतन देखा उसे, नहीं तो कभी उसे घर के भीतर नहीं देखा। घर में पत्नी थी, बेटा था, बहू थी, पोता था, एक विधवा भावश थी निसंतान। 40 बरस पहले विधवा हो गई थी वो दुर्योग से, तब से इसी घर में थी। वहीं चौतरे पर रोटी परोसती थी, वहीं घर बाहर के अच्छे बुरे की खबर देती थी 40 साल से। क्या था उस आदमी में, क्या था उस आदमी में कि मैं उसे याद करता हूं? क्या था, क्या था उस आदमी में कि मैं उसे याद करता हूं? और अब सुनिए विनोद भद्रज की एक और कविता। कविता का शीर्षक है नाच। कहीं भागवत हो रही हो, वो नाचती है। शोभा यात्रा निकल रही हो, वो नाचती है। मेले ठेले में हर समूह में शामिल होकर नाचती है। गांव में किसी के परोजन हो, वो नाचती है। औरतें खेतों को जा रही हों, गीत गाने को ललकारती है वो और नाचती है। जान पहचान न्योते निमंत्रण की दरकार नहीं उसे। बारात निकल रही हो सड़क पर, डीजे बज रहा हो, घुस जाती है वो और विभोर होकर नाचती है। और जो ब्याह सगाई लगन मुगलावा हो घर में, रिश्तेदारी में, तो छोरी छापारियों को थका देती है, तड़काओं तक नाचती है। बुरी तरह थक जाती है पर मानती नहीं। कहती है मौसू डट्यो नहीं जावे, अर नाचा गावा नहीं तो काहे की जिंदगी। म्यारे यार आदमी का यही लड़ाई है। मैंने उसो भी कह दी, चोखी तरह सुन ले तो कुछ छोड़ सकूं हूं, पर नाचबो ना छोड़ूं। चोखी तरह सुन ले
बातों को छोड़ सकूं, पर नाचबो न छोड़ो। और अब सुनिए विनोद पत्रज की एक और कविता। शीर्षक है नीम। पिता के लगाए नीम के नीचे बैठा हूं, पिता को याद करता। पिता के सामने पढ़ने से बचता था मैं, कन्नी काटता था। क्या करता, उनके बोल सदा ही कड़े होते थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरी नौकरी शादी के बाद भी उन्होंने मुझसे प्रेम का एक शब्द भी बोला हो। सदैव कटु तिक्त काशाय वचन। मैं जो भी कहता था मां से कहता था, वो भी अकेले में। ये तो बाद में पता चला कि वो अपने साथियों के बीच मुझे लेकर गर्व महसूस करते। उन्हीं पिता के लगाए नीम के नीचे बैठा हूं। बाहर भीषण झकड़ चल रही है, अप्रैल में ही, पर मैं सजल पत्तियों की छांव में सुकून से बैठा हूं। मेरे ऊपर फूल गिर रहे हैं, मेरे ऊपर फूल खिल रहे हैं, झड़ रहे हैं, गंध से मुझे विभोर कर रहे हैं। ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता है, जिसके लिए मां कहती है नीम का शहद बहुत मीठा, बहुत गुणकारी होता है।